नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। 3 महीने पहले ईटीवी की टीम भरतपुर आई थी चर्चा करने यहाँ की समस्याओं पर। चर्चा हुई, समस्याएं उठी और आज हम वापस यहाँ आए हैं भरतपुर में ये देखने, ये जानने कि उन समस्याओं पर कुछ कार्यवाही हुई, आगे कुछ बढ़ा और क्या समस्याएं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। मैं सीधे चलना चाहूंगी हमारे स्थानीय संवाददाता श्री दीपक लवानिया जी के पास और उनसे जानते हैं, ब्यौरा लेते हैं यहाँ की समस्याओं का। बात करें भरतपुर की तो जहां हाथ रखो वहीं दर्द वाली स्थिति भरतपुर के साथ है। समस्याओं का अंबार है, कोई समस्याओं में कमी नहीं आई है। 3 माह पहले जो ईटीवी की टीम आई थी, जिन समस्याओं पर चर्चा हुई थी, उनमें से कुछ बात करें सड़कों की तो कुछ सड़कों की जो शहर की मुख्य सड़क है, कुछ कॉलोनियों की सड़कें हैं, वो जरूर बनी हैं, लेकिन सीवरेज का जो कार्य धीमी गति से चल रहा है उसने कई सड़कों की हालत को बदल के रख दिया है। बात करें ऐतिहासिक सुजान गंगा नहर की, जो 20 साल से दुर्दशा झेल रही है और इन दिनों उसकी हालत बद से बदतर है। सुसाइड पॉइंट बन चुकी है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। वोट का जरिया बनती आई है, नेताओं ने नहर के नाम पर वोट मांगे हैं, लेकिन नहर का उद्धार करने के नाम पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। और बहुत समस्या हैं, चंबल का पानी पर्याप्त रूप से सभी स्थानों पर नहीं पहुंचा है। सरसों उत्पादन राज्य बनाने की बात चल रही है। विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की सारी कागजी का जो खाना पूर्ति है वो कागजों में चल रही है, अभी उस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ पाई है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका सामना भरतपुर और भरतपुर के बाशिंदे कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूंगी विजय बंसल जी से और आपसे ये जानना चाहूंगी विजय जी कि क्या कारण है कि आज हम अगर सुजान गंगा नहर की बात करें तो पिछले कितने ही सालों से, जैसा भी दीपक जी ने भी कहा, कि हर इलेक्शन में हर पार्टी इसे अपना मुद्दा बनाती है, कुछ इस पर एक्शन हुआ नहीं है। भरतपुर स्थित सुजान गंगा एक ऐतिहासिक अपना स्थान रखती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग की वजह से इसको एक नरक का रूप दे दिया गया और यहाँ के यूआईटी के तत्कालीन अधिकारियों की गलती की वजह से जो शिल्ट निकालने का काम शुरू करके इसमें पैसे व्यर्थ गए, उससे इसका हर और गिरा, क्योंकि इस पानी निकलने के बाद कमज़ोर दीवारें, मोटवाल गिर गई और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैंने यहाँ तक विधानसभा में कहा था कि अगर किसी माननीय सदस्य को आत्महत्या करना है तो भरतपुर सुजान गंगा में आकर करे। राज्य सरकार ने इसमें कदम उठाया है। इसका एक पूरा विस्तृत डीपीआर बनाने के लिए आईआईटी खड़गपुर में भेजी गई है। करीब 500 करोड़ रुपए की वो योजना तैयार हो रही है। झील संरक्षण योजना में इसको शामिल किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी बजट में इसके बारे में राज्य सरकार घोषणा करके इसको भरतपुर का एक नया पर्यटन स्थल घोषित करेगी। श्रीनाथ जी, आपसे बात करना चाहूंगी कि 18 साल से आपने एक याचिका दायर कर रखी है हाई कोर्ट में, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है सुजान गंगा नहर को लेकर। 1996 में मैंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी इसके रेस्टोरेशन के लिए जी, और उसके बाद हाई कोर्ट ने अथक प्रयास किया, हमने अथक प्रयास किया, लेकिन 19 साल निकल जाने के बाद भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि इसमें और गिरावट आई और जगह जगह से दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार, किसी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी विधायक जी कह रहे थे कि इसको झील संरक्षण योजना में ले लिया गया है। मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि झील संरक्षण योजना में ये भेजा गया था प्रोजेक्ट, लेकिन वो खारिज कर दिया गया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ये कभी पर्यटन के रूप में घोषित की गई। और विजय बंसल जी ने जो कहा कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है, मैं इसको बिल्कुल इसका प्रतिवाद करता हूं। सरकार, ना तो केंद्र सरकार ना राजस्थान सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही। जी, मैं रवि जैन जी के पास आना चाहूंगी। क्या कहेंगे आप? यहाँ भरतपुर में सुजान गंगा एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। जो हमारा जो इनर वॉल्ड सिटी है उसके चारों तरफ ये एक मोट है जी, एक आउटर मोट है जिसको हम CFCD कहते हैं। दोनों एक तरह से आपस में इंटरलिंक्ड है, लेकिन अभी बात चल रही है सुजान गंगा की। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि सुजान गंगा मोट और जो अंदर की वर्ल्ड सिटी है, ये आपस में दोनों मिलाकर ASI के अधीन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। और जहाँ तक इसकी देखरेख का सवाल है, ये वॉल पिछली बार जैसा कि MLA साहब ने कहा 9 जगह से टूट गई थी, तो 3 जगह से ऑलरेडी रिपेयर कर चुके हैं, 4 जगह इसकी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और चूंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है तो उसके पुरातात्विक महत्व को देखते हुए उसको धीरे धीरे उसका काम करता है ताकि इसका पुरातात्विक महत्व कम नहीं हो।
दूसरी चीज़, जहाँ तक पहले इसमें सीवरेज का पानी गिरता था, RUIDP की तरफ से जब से सीवरेज का कनेक्शन बाहर कर दिया गया है, इसमें सिर्फ अब एक स्थान से थोड़ा सा पानी गिर रहा है, उस पानी को भी अब हम बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जो हम अब DPR तैयार करवाने जा रहे हैं प्राइवेट कंसल्टेंट से, उसके बाद में सुजान गंगा में पानी को अंदर आने का और उस पानी की निकासी का मार्ग प्रशस्त होगा और ये अपने पुराने वैभव की तरह लौट सकेगी। मैं शिव सिंह जी से बात करना चाहूँगी। सड़कों की स्थिति की अगर हम बात करें, दीपक जी ने जैसा बताया था कि कुछ सुधार आया है, लेकिन अभी भी अधिकांश सड़कें खराब स्थिति में है। सीवरेज का काम बहुत धीरे चल रहा है और साथ ही आवारा जानवरों की जो समस्या है, जिससे कई सारी हादसे भी हो रहे हैं। हाल ही में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। भरतपुर नगर निगम में RUDP द्वारा सीवरेज की कार्य जारी है। पानी चंबल का प्रोजेक्ट है, वो पानी की लाइनें भी डल रही हैं और अंडरग्राउंड केबल भी BSNL के द्वारा बिजली विभाग द्वारा डाली जा रही हैं, वो भी कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों की वजह से सड़क की खुदाई हुई है। तो जहाँ पर हमको NOC RUDP से मिल गई है, वो सड़क हमने मेन रोड की मिली थी, मेन रोड हम लोगों ने कंप्लीट करा दी है। और अभी हमने कुछ दिन पहले करीब 40-50 सड़कों की RUDP से NOC ली है। पूरी उम्मीद है कि मार्च एंड तक इसका कार्य चालू हो जाएगा। अभी आवारा जानवरों का जो आप बता रहे हो, उसके लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने 10 बीघा खेत नुमाइश में पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया है। अभी जो हादसा हुआ है उसमें आई थिंक सांड था जिसने महिला को जिसकी वजह से महिला पर अटैक हुआ, उनके बारे में, क्योंकि कई बैठकें होती हैं उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है पर कार्यवाही कुछ होती नहीं। कहीं पे सांड इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं तो नगर निगम द्वारा उसको पकड़वाया जाता है और पकड़वा के उसको बाहर छुड़वा देते हैं। सावलदास गढ़ी छोड़ देते हैं। मथुरा पर हैं, गोवर्धन में गौशाला हैं, उन गौशालाओं तक हम लोग पहुंचाते हैं। उसकी पूरी व्यवस्था नगर निगम करती है। और बंदरों के आतंक की बात कर रहे हो तो हम लोगों ने इसका टेंडर लगा रखा है। बंदर शहर में से प्रॉपर पर डे पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि बंदरों की तादाद बहुत है और 3-4 जगह हम लोगों ने पिंजड़े लगा रखे हैं। श्री भगवान कटारा जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? आपने अभी जो भी चर्चा सुनी है। अभी महापौर साहब ने कहा कि कार्य प्रगति पर है, सीवरेज का भी है, पाइपलाइन का भी है, लेकिन आप उस क्वालिटी को देखिए। सीवरेज में जो पाइप लगा हुआ है वो कंडम क्वालिटी का है और छोटे साइज का है। उसके बावजूद भी आपने जो RSV के द्वारा विद्युत के लिए जो पोल हटा करके जो आपने बॉक्स लगवाए हैं, आप देखिएगा कि बरसात में वो कहाँ तक सक्सेस होंगे, उन पर करंट आएगा, आम जनता को परेशानी होगी। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं रूबरू होना चाहूंगी इंद्र सिंह पाले जी से। और चंबल पेयजल परियोजना की अगर हम बात करें, इसका लाभ पूरे भरतपुर को मिलना चाहिए पर ऐसा हो नहीं रहा और ये काफ़ी पुरानी परियोजना है। चंबल का पानी सभी को उपलब्ध कराने के लिए लाइनें डल रही हैं, जो रह गई हैं वो भी डाली जा रही हैं। लगभग मैक्सिमम काम हो चुका है और चंबल के पानी का करीब करीब पूर्ण वितरण हो रहा है। और चंबल का कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहाँ लाइन नहीं है उसके लिए साल में सारी लाइनें डल जाएंगी। भरतपुर के हिस्से के यमुना जल की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? नहीं, यमुना का जल सीधा तो भरतपुर नहीं आता है, वो डीग के थ्रू आता है। लेकिन वो डीग में जहाँ जहाँ ज़रूरत आवश्यकता, डीग महल वगैरह भरे जाते हैं, वहाँ पानी भरा जाता है डीग का, तो वहाँ उपलब्ध होता है वो पानी, उसको उपलब्ध भी करवाया जाता है। जी, OP जैन जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप चंबल पेयजल परियोजना और यमुना के जो जल की हम बात कर रहे हैं? चंबल प्रोजेक्ट की बात है। भरतपुर शहर का अधिकांश हिस्सा जो है चंबल प्रोजेक्ट द्वारा कवर किया जा चुका है। पुरानी पाइप लाइनों को बदला जा चुका है। और ये यमुना जल की जहाँ तक बात है, सिंचाई कामा एरिया जो है हमारा, वहाँ उसकी सिंचाई यमुना जल गुड़गांव कैनाल से होती है। उसकी रिपेयर के लिए भी सरकार ने पर्याप्त बजट जारी किया है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि बटन दबाया और सारा एकदम आधुनिक शहर हमारे सामने आ जाए। और जहाँ तक पेयजल की और सिंचाई की बात है, अभी हमने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का बहुत भव्य तरीके से शुभारंभ किया है और आगे आने वाले 3-4 वर्षों में जिले की तस्वीर और तकदीर पूरी बदलेगी उस योजना से। अनुराग जी, सरसों की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वो होता है राजस्थान में, और राजस्थान को जो ये बात की जा रही है कि सरसों उत्पादक राज्य घोषित किया जाना चाहिए। पूरे देश का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र राजस्थान है। राजस्थान में सरसों की उत्पादक क्षमता लगभग 60% उत्पादन राजस्थान में होता है और उसमें सबसे ज़्यादा
उत्पादन भरतपुर के ज़िले में होता है और भरतपुर में इंडस्ट्रीज जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रही हैं। मेरा राज्य सरकार से यही निवेदन है कि राजस्थान को सरसों उत्पादक क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे प्रदेश की काफ़ी जो स्कीम और व्यवस्था जो होती हैं उनका लाभ यहाँ राजस्थान को मिले। जी जितेंद्र जी, आपसे बात करना चाहूँगी मैं। देवस्थान के अधीन कई सारे सैकड़ों मंदिर भरतपुर में स्थित है, लेकिन देख रेख के अभाव में उनकी स्थिति काफ़ी खराब है। जो हम जानते हैं उनमें ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही उसमें बिजली की व्यवस्था है, और बिल्डिंग जो बनी हुई है वो तो ऐसी है, ये खस्ता बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती हैं, कभी भी कोई बवाल हो सकता है, पर कोई सरकार या अधिकारियों का ध्यान नहीं है। जी कलेक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसको देखते हुए बिहारी जी मंदिर, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, इन सब का एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, डीपीआर बनाई जा रही है और करीब करीब वो तैयारी के फेज़ में है। इसमें काफ़ी पैसा खर्च करके इनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जो पुरातन मंदिर जो यहाँ पर शहर के अंदर हैं, जिनकी हालत पुजारी जी बता रहे हैं थोड़ी ख़राब है, उनके बारे में भी हमने वहाँ पर देवस्थान विभाग से बात की है और वहाँ से बजट जारी होते उनके ऊपर काम शुरू करवा दिया जाएगा। पूजा जी, मंदिरों में रखी जो कीमती प्रतिमाएं हैं और जो भी और चीज़ें हैं, उन पर चोरी का खतरा मंडराता रहता है और कई चोरियां हुई भी है पूर्व में। लगभग हर जगह, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर हो या गंगा मंदिर हो या लक्ष्मण मंदिर हो, वहाँ पर आप देखेंगे हमेशा हमारी एक फ़िक्स पिकेट रहती है। प्लस हॉक के कमांडोज़ भी वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं होते, जिनकी कि पूरे दिन की शिफ्ट चलती है और लगातार वहीं पे मौजूद रहते हैं। इवन रात में भी गश्त में हम ये ज़रूर चेक करते हैं कि कोई भी इस तरह का खतरा ना हो। एक और चीज़ मैं कलेक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि केवलादेव नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं, जो विश्व धरोहर है, पानी मिलने के बाद अब आबाद तो है, लेकिन आसपास जो होटल्स आ गए हैं, मैरिज गार्डन्स आ गए हैं, उनके चलते जो लाउड म्यूज़िक होता है और जो ये आतिशबाजी वगैरह होती है, वो एक चिंता का विषय है। उसकी देखरेख के लिए यहाँ पर हम निरंतर कार्रवाई करते हैं। वहाँ पर पानी काफ़ी अच्छा इस बार आया है, वहाँ पर हमने बोटिंग शुरू करवाई है। पक्षियों का काफ़ी अच्छी आवक हुई है इस साल यहाँ पर। आसपास में जो भी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमने कर रखे हैं। उसकी बाउंड्री के 500 मीटर तक कोई भी नया निर्माण नहीं करवाया जा सकेगा। और जहाँ तक शोर शराबे की बात है, इसके बारे में निरंतर हम ये ध्यान रखते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद में किसी भी प्रकार का, एक निश्चित सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो, जिससे कि पक्षियों का कोई नुकसान हो। पर वो साइलेंट जोन है शायद। ये साइलेंट जोन है और इसमें निर्माण भी नहीं करवाया जा सकता, लेकिन हम ये टाइम टू टाइम ध्यान रखते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो। दुष्यंत सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए एक आग्रह करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से कि यहाँ यूनिवर्सिटी के नाम पे अभी तक कोई बजट नहीं आया है। मेडिकल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की सबकी घोषणाएं हो चुकी हैं, पर कोई बजट नहीं है। और उसके बाद सैनिक प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें हमारे युवा जाते हैं, कहीं बाहर जिनको जाना ना पड़े, यहीं उनका प्रशिक्षण हो जाए, उसके लिए भी अभी कोई कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है। मेन रोड है, उनको छोड़कर शहर में अपन किसी मोहल्ले में जाएं, किसी कॉलोनी में जाएं, तो वहाँ आपको सिर्फ गड्ढों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। आवारा पशु हैं, अभी महापौर साहब ने कहा था कि इनको पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन वो तो वहीं घूमते रहते हैं। हो सकता है कागजों में उनको पकड़ा जाता हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि सरेआम आवारा पशु घूम रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भरतपुर में 3 नदियां हैं, रूपारेल, गंभीर नदी और बाणगंगा, और तीनों नदियों में 1998 के बाद कोई पानी की आवक नहीं हुई, सारे बंद सूखे पड़े हुए हैं। इन तीनों नदियों में कोई पानी नहीं आया और नहीं प्रशासन का कोई इसकी तरफ कोई ध्यान। जनमंच में हम चर्चा जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिन बाड़ों में पाइपलाइन नहीं डली है, उस पाइपलाइन को अगर पुरानी पाइपलाइन से अगर उसे जोड़ दिया जाए तो उनको सभी मकानों को चंबल का पानी मुहैया हो सकेगा। हमारे भरतपुर में क्रिकेट खेलने के लिए टर्फ विकेट क्या एक अच्छी लेवल का ग्राउंड मौजूद नहीं है। माइक पीछे। भरतपुर हमारा एक ब्रज क्षेत्र है और यहाँ की एक कला है, संस्कृति है, अपनी पहचान रखती है। देश विदेश तक में यहाँ के कलाकार जाते हैं, लेकिन राजस्थान में केवल एकमात्र
जोधपुर के अंदर संगीत एवं नाट्य एकेडमी संचालित है, एक बोर्ड है वहाँ पर। तो मैं ईटीवी के माध्यम से राज्य सरकार को ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि इस प्रकार का हर संभाग पर एक संगीत एवं नाटक एकेडमी हो, जिससे कि यहाँ के जो कलाकार हैं, जो प्रतिभाएं हैं नई नई, जो अपना उनमें हुनर तो है लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का नहीं है, तो प्रतिभाएं आगे निकल कर के आएंगी और उनको रोजगार मिलेगा। इसमें काफ़ी अपार संभावना है रोजगार के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? भरतपुर में सबसे ज़्यादा बिजनेस के विकास के पॉइंट से टूरिज्म का स्कोप सबसे अधिक है। तो टूरिज्म के क्षेत्र के हिसाब से इसको अगर टूरिज्म जिला घोषित किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं कलेक्टर साहब से जानना चाहूँगी कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा एंड हो सकता है, क्या किया जा रहा है इस दिशा में? भरतपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और बेसिकली भरतपुर में एक तो धार्मिक पर्यटन और एक जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पर्यटन है, इसको हम ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ की यूएसपी है। ब्रज क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर जगह जगह धार्मिक महत्व के महल, धार्मिक महत्व के मंदिर यहाँ पर हैं। राज्य सरकार इसके बारे में पूर्णतः जागरूक है। अभी हमने जो पूंछड़ी का लोटा, जो इनर साइड का जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है, उसके विकास के लिए करीब 21 करोड़ की लागत की डीपीआर बनाई है और जो बड़ा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, उसके लिए 104 करोड़ का प्लान हमने प्रिपेयर किया है और शीघ्र ही उसको मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही साथ कामा से जो बरसाना रोड है, उसके बारे में भी हमने प्रस्ताव भेजे हैं, करीब 10 करोड़ रुपयों के, वो भी कर दिए जाएंगे। बर्ड सेंचुरी का भी काफ़ी विकास किया जा रहा है। इसमें आने जाने का जो मार्ग है, इसके बाहर का जो सौंदर्य है, अंदर पानी की जो आवक का सिस्टम है और अंदर जो लोगों को घुमाने के लिए और रहने की सुविधाओं का विस्तार है, बाहर टॉयलेट्स की और जो साधारण सुविधाएं हैं उनका विस्तार हम निरंतर कर रहे हैं। पूजा जी, पर्यटन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टूरिस्ट की जो सेफ्टी, सिक्योरिटी की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। उस एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें, क्या क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति है, क्या अरेंजमेंट्स हैं? आपको बता दूं, अभी तक तो ऐसी कोई अप्रिय घटना हमारे सामने नहीं आई है कि पर्यटकों के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो या कोई लूट की या इस तरह की कोई भी वारदात हुई हो। लेकिन यदि ऐसा भविष्य में या आगे कभी होता भी है तो उसके लिए हम फुली प्रिपेयर्ड हैं। उसके लिए हमारा जैसे घना बर्ड सेंचुरी के बाहर भी हमेशा जाब्ता मौजूद रहता है। लगातार हमारी चेतक है, सिग्मा है, वो इन चीज़ों का खास ध्यान रखती है। इसके अलावा हमने फिक्स पिकेट्स लगाए हुए हैं हक कमांडोज के तौर पे, जो कि हथियार बंद रहते हैं। कोई और है जो आप कुछ कहें? हाँ जी, यहाँ अपने विधायक महोदय जी बैठे हैं। हमारा गिरिराज कैनाल से बरसात का पानी इतना वेस्टेज जाता है, अगर इस पानी का अगर सदुपयोग किया जाए तो विधायक महोदय जी का ये अपना क्षेत्र भी है और चिकसाना के थ्रू ये खारी नदी में वहाँ पानी वेस्टेज चला जाता है। अगर इसके पानी की सुचित व्यवस्था अगर किसानों की जाए तो किसानों का इससे बहुत भला हो सकता है। डीग में जो माडेरा रूट पड़ती है, उसके लिए भारतीय किसान संघ 2009 से प्रयासरत है। अब सरकार राज्य में भी बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी है, तो इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि माडेरा रूट को एक नया बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर हो सकता है अगर उसकी बाउंड्री के लिए पैसा राज्य सरकार बजट आवंटित कर दे, क्योंकि उसका एरिया भी करीब 30 किलोमीटर के अंदर आता है और वहाँ पर जो आवारा गायों से, बनगायों से जो नुकसान होता है किसानों को, करीब 40 गांव उसमें जो आवारा जो गाय हैं उनसे प्रभावित हैं। वहाँ के रात्रि में किसान रात्रि में जग के खेतों की रखवाली करते हैं। हाँ, मांडेरा रूट की जहाँ तक चार दीवारी का बात है, जिला कलेक्टर महोदय ने इसके लिए डीओ लेटर भी लिखा है। नरेगा के तहत लगभग 4 किलोमीटर की चार दीवारी बनी हुई है, काम प्रगतिरत है। वन विभाग जो है इसका काम निरंतर रूप से करवा रहा है और जो अन्य बातें भी आपने बताई सड़कों वगैरह की, जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं यूआईटी के, कृष्णा नगर की सड़कें आप देख लें, राजेंद्र नगर की सड़कें देख लें, रणजीत नगर की सड़कें देख लें या किसी भी अन्य जो कॉलोनी यूआईटी की है उसकी सड़कें देख लें। मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्य शहरों से यहाँ की सड़कें मच अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है। जी, इंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा भरतपुर में प्रॉब्लम आ रही है, अनियमित कॉलोनियाँ हैं, उनकी वजह से निगम को भी प्रॉब्लम आ रही है और कार्य करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मैं कलेक्टर साहब से ये अनुरोध करूंगा कि उन कॉलोनियों को कैसे भी रेगुलाइज किया जाए और प्लान के हिसाब से अप्रूव किया जाए,
जिससे कि हमें उनमें डेवलप करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ना तो उस क्षेत्र में कार्य निगम कर पाता है ना यूआईटी कर पाता है, क्योंकि वो डेवलप नहीं है, उनका कन्वर्जन नहीं हुआ, कोई प्लानिंग नहीं है। एक सीएफसीडी का 2 प्रॉब्लम ऐसा है जिस वजह से भरतपुर अनडेवलप लगता है। न केवल सीएफसीडी बल्कि भरतपुर के चारों तरफ जो कच्चा डंडा है, इसके सामने जो पुराने नाम से जाने जाने वाली खाई है वो अतिक्रमण की चपेट में आ चुकी है और उसने शहर का सारा सौंदर्यकरण खराब कर दिया है। पॉल्यूशन बुरी तरह से हो रहा है, पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है और इसमें अतिक्रमण के संबंध में माननीय हाईकोर्ट ने भी स्पेसिफिक ऑर्डर दिए हुए हैं कि वाटर बॉडी जितनी भी हैं उनने 1995 की स्थिति रेस्टोर की जाए। इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसका मुख्य कारण है कि सीएफसीडी में रिसोर्सफुल लोगों ने अतिक्रमण किए हुए हैं। जहाँ तक सीएफसीडी का प्रश्न है, जिसको कि हम आउटर मोड भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी परियोजना है जो कि भरतपुर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है और हाल ही में भरतपुर को अमृत सिटी में इंक्लूड किया गया है और इस अमृत सिटी के अंदर सीएफसीडी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हमको करीब 20 करोड़ का बजट मिला है और शीघ्र ही ये परियोजना डीपीआर के लेवल पर है और शीघ्र ही डीपीआर होने के बाद में हम इस परियोजना को शुरू कर देंगे। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ काम शुरू नहीं हुए। मेडिकल कॉलेज की पूरी बाउंड्री वॉल बन चुकी है, इसका पूरा प्रोजेक्ट का अगला फेज़ का पैसा भी आ चुका है। यूनिवर्सिटी जो कि कुम्हेर में बन रही है उसकी भी बाउंड्री वॉल बन चुकी है, तो काम सारे शुरू हो चुके हैं। पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट के भी काम शुरू हो गए। यूआईटी द्वारा शहर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, एक एक करके हम जो बाहर की कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर भी काम कर रहे हैं। सीवरेज की पूरी 170 किलोमीटर की लाइन बिछ चुकी है यहाँ पर, अब ओनली घरों से कनेक्शंस होने बाकी हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ज़िला प्रशासन द्वारा न सिर्फ कामों को करवाया जा रहा है, नए काम देखकर उनको शुरुआत करवाई जा रही है, परंतु जो काम चल रहे हैं उनकी क्वालिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ वो अपने निश्चित समय में पूर्ण हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 3 माह पूर्व जब भरतपुर में जनमंच का आयोजन किया गया था तो उस समय समस्याएं, मुद्दे लोगों द्वारा उठाए गए थे। कह सकते हैं कि उस दौरान भरतपुर बयाना मार्ग का मुद्दा उठा था। जनमंच होने के बाद उस रोड पर कार्य शुरू हो चुका है, साथ ही मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो 4 दीवारी का निर्माण है वो भी शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि जनमंच के आयोजन के माध्यम से जो समस्याएं उभर कर आती हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान भी होता नजर आता है। आज जो चर्चा हमने की उसमें समस्याओं पे तो हमने चर्चा की ही, पिछली जो समस्याएं हैं उन पे क्या एक्शन हुआ वो भी हमने चर्चा की और प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, सरकार के भी विपक्ष के भी। आज जितनी भी समस्याओं पे चर्चा की है कलेक्टर साहब ने बताया डिटेल में कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। हम यही आशा करते हैं कि अगली बार जब हम भरतपुर आएँ और एक फॉलोअप किया जाए तो कई सारी समस्याओं का निस्तारण हो, कई सारों में आगे एक्शन लिया जाए, कई सारे डेवलपमेंट प्लान्स जिनकी बात यहाँ की गई है वो ना सिर्फ शुरू हो पर अच्छी पेस पर आगे भी बढ़े, ताकि भरतपुर एक जो हम बात करते हैं ना सिर्फ पर्यटन बट एक शहर की ओवरऑल जो हम बात करते हैं उभर कर सामने आए। जनमंच पर आज इतना ही, जल्द ही हाजिर होंगे फिर से। नमस्कार।